नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एल्विन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज हम एक नया कॉन्सेप्ट बैड बैंक क्या है और कैसे काम करता है इसके बारे में बात करेंगे। आप देखे होंगे कि अगर कोई व्यक्ति ऋण लेता है बैंक से और 30 और 90 दिनों तक ऋण चुकाने में असमर्थ होता है तो उसको बैंक के द्वारा एनपीए के रूप में घोषित कर दिया जाता है, जिससे जो हमारा बैंक है वो धीरे धीरे करके घाटे में चला जाता है और बैंक डूब जाता है। आप नाम सुने होंगे कि कितने बैंक डूब गए, अमेरिका में मंदी आई तो बैंक डूब गए। भारत में भी स्थिति जब जब डगमगाती है तो क्या होते हैं, बैंकों की स्थिति चरमरा जाती है। अभी आपने देखा कि एक दो बैंक डूब गए हैं, जो लोगों का पैसा, जिनका उनमें पैसा जमा था उनको नहीं दे पाए हैं, तो उनको उबारने के लिए बैड बैंक का कॉन्सेप्ट लाया गया है। तो आज की इस कक्षा में हम जानेंगे कि बैड बैंक क्या है या कैसे काम करता है। अब सबसे पहले बैड बैंक की स्थापना कहाँ हुई, किस देश में हुई, भारत में कब हुई, इन सारी चीजों को आइए एक एक करके देखते हैं। बैड बैंक क्या है, बैड बैंक का इतिहास क्या है और यह कैसे काम करता है। क्या है बैड बैंक, आइए जानते हैं। क्या है बैड बैंक? यह एक तरह की एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी होती है जो बैंकों में फंसे पैसे यानी एनपीए, एनडीए लिख दिया गया है, की समस्या का समाधान करती है। एनपीए मतलब गैर निष्पादित परिसंपत्तियां। अब गैर निष्पादित संपत्तियां क्या होती है? जैसे ए ने बैंक बी से 50 लाख रुपए लोन लिए और इन्होंने अपनी लोन की रकम जो ईएमआई है वो 3 माह तक जमा नहीं किए, तो इनका ये 50 लाख रुपया जो होगा वो बैंक के एनपीए में आ जाएगा। गैर निष्पादित संपत्तियां, ऐसी संपत्तियां जिसका निष्पादन नहीं हो पाया। अब आइए जानते हैं। तो इसी प्रकार की जो संपत्तियां होती है उसके मामले को निष्पादित करने के लिए बैड बैंक को लाया गया है। निष्पादित परिसंपत्ति क्या होती है? परिसंपत्ति एनपीए उन ऋणों या अग्रिमों के वर्गीकरण को संदर्भित करता है जो डिफॉल्ट हो जाते हैं या जिनके मूलधन या ब्याज का अनुसूचित भुगतान बकाया होता है। ऐसे ऋण जो डिफॉल्ट हो जाते हैं या मूलधन या उनका ब्याज अभी बकाया रहता है। अधिकतर मामलों में ऋण को गैर निष्पादित के रूप में तब वर्गीकृत किया जाता है जब ऋण का भुगतान न्यूनतम 90 दिनों की अवधि के लिए न किया गया हो। सभी जो ऋण होते हैं उनको गैर निष्पादित नहीं किया जाता है। अधिकतर मामलों में ऐसे ऋण को एनपीए या गैर निष्पादित एसेट्स के रूप में परिभाषित किया जाता है जो 90 दिनों तक चुकता न किए गए हों, 90 दिनों तक की अवधि के लिए न किया गया हो। अब जो एनपीए होता है वो दो तरीके का होता है, एक सकल गैर निष्पादित परिसंपत्ति और एक शुद्ध गैर निष्पादित संपत्तियां। तो सकल गैर निष्पादित संपत्तियां क्या होती है? उन सभी ऋणों का योग है जिन्हें वित्तीय संस्थान से ऋण प्राप्त करने वाले व्यक्तियों द्वारा चुकाया नहीं गया है। जैसे किसी ने 10 लाख रुपया लिया और उस पे ब्याज है 2 लाख रुपया, तो अगर ये 12 लाख रुपया नहीं चुकाया है तो उसे हम कहेंगे कि सकल गैर निष्पादित परिसंपत्ति। अब शुद्ध गैर निष्पादित संपत्तियां क्या होती है? वह राशि होती है जो सकल गैर निष्पादित परिसंपत्तियों से प्रोविजन अमाउंट की कटौती के बाद प्राप्त होती है। जो प्रोविजन अमाउंट होता है, जैसे 10 लाख रुपए है, मान लीजिए कि 2 लाख रुपए प्रोविजन अमाउंट है, उसको घटाने के बाद जो परिसंपत्ति बचती है उसको शुद्ध गैर निष्पादित परिसंपत्तियां हम कहते हैं। अब बैड बैंक का इतिहास क्या है, आइए इसको भी देखें। अब देखिए, भारत में प्रस्तावित बैड बैंक का नाम एनएआरसीएल है। एनएआरसीएल नेशनल राष्ट्रीय परिसंपत्ति पुनर्गठन कंपनी लिमिटेड, राष्ट्रीय परिसंपत्ति पुनर्गठन कंपनी लिमिटेड है। वैसे भारत में बैड बैंक का विचार 2017 के आर्थिक सर्वे में किया गया था। बैड बैंक का विचार कब किया गया था? 2017 के आर्थिक सर्वे में किया गया था, जिसका नाम पारा रखा गया था, पब्लिक सेक्टर एसेट्स रिहेबिलिटेशन एजेंसी। अब बजट 2021-22 में एआरसी परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी जो एनपीए को खरीदने का काम
करेगा तथा एएमसी परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी जो एक प्रबंधन के रूप में काम करेगा की संरचना का प्रस्ताव दिया था। 2021-22 के बजट में 2 कंपनियों का प्रस्ताव दिया गया था, जो एक का नाम एआरसी था, एक का नाम एएमसी था। एआरसी क्या करेगा? बैंकों से गैर निष्पादित संपत्तियों को खरीदेगा। अब बात समझिए कि मान लीजिए कि किसी बैंक में एनपीए 30,000 करोड़ रुपए है, तो जो हमारी एआरसी कंपनी होगी उस ऋण को, अब तो वो गैर निष्पादित हो गया है, वो मिलेगा नहीं मिलेगा, ये मतलब बैंक मान के चलता है कि वो हमारा 30,000 करोड़ रुपया नहीं मिलेगा, तो यह जो हमारा एआरसी है वो उसको खरीद लेगा 5,000 करोड़ रुपए में, 5,000 करोड़ रुपए में खरीद लेगा और उस पैसे की वसूली करेगा और 5,000 करोड़ रुपया बैंक में दे देगा और बाकी अपने पास रख लेगा। अब आगे बैड बैंक की शुरुआत 1988 में अमेरिका में हुई, जब अमेरिका में मंदी का दौर आया था, बैंक डूब रहे थे, तो इस प्रकार का बैड बैंक सिस्टम डेवलप किया गया, जिससे ऋण वसूली में तीव्रता आई और वहां की जो बैंकिंग व्यवस्था है उसमें सुधार हुआ और कई बैंक डूबने से बच गए। तो बैड बैंक की शुरुआत 1988 में अमेरिका से हुआ। बैड बैंक कैसे काम करता है? सबसे पहले एनएआरसीएल बैड लोन बैंकों से खरीदेगा, जिस मूल्य पर सहमति बनेगी, फिर उस मूल्य का 15% नगद में बैंकों को भुगतान करेगा और 85% सुरक्षा रसीद के रूप में होगी। मान लीजिए कि पीएनबी है, इसका 100 करोड़ रुपया मान लीजिए कि एनपीए है। बैड बैंक क्या करेगा? इस 100 करोड़ एनपीए को 50 करोड़ रुपया देकर खरीद लेगा कि हम आपका ये 100 करोड़ रुपया खरीदते हैं, लेकिन इसके बदले में हम 50 करोड़ रुपया आपको देंगे। जैसे ही ये 50 करोड़ रुपए में खरीदेगा तो ये पीएनबी को 50 करोड़ का 15% दे देगा, अर्थात 7.5 करोड़ रुपए ये दे देगा किसको? पीएनबी बैंक को। और बाकी जो पैसा बचा, 85% राशि जो बची, वो सुरक्षा रसीद के रूप में रखा जाएगा कि जब वसूली हो जाएगा तब हम आपको दे देंगे। यही है हमारा कॉन्सेप्ट। अब फिर यह लोन एनएआरसीएल, आईडीआरसीएल भारतीय ऋण समाधान कंपनी को देगा। यदि बैंक लोन को बेचने में असमर्थ होगा या घाटे में बेचता है तो इन स्थिति में सरकारी गारंटी लागू होगी। अगर बैड बैंक तो लिया लेकिन बेच ही नहीं पाएगा तो इस स्थिति में उसकी भरपाई कौन करेगा? सरकार इसमें गारंटर का काम करती है। ये रहा बैड बैंक का कॉन्सेप्ट। आपको यह कक्षा कैसी लगती है? अगर आपको यह हमारी कक्षा अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर दें। धन्यवाद।